स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर में। आइए आज हम जानेंगे भौतिकी का एक टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव को, जिसका नाम हुआ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो क्लास 10th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं सब पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है इसको बताएंगे। आप सभी जानते होंगे कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम पूरे जगत को देखते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक लेंस होता है जिसे प्राकृतिक उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक उत्तल लेंस अर्थात पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है तो आप कह देंगे कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है तो आप चर्चा कर लेंगे कि उत्तल लेंस का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, पूछा जाए कि मानव नेत्र कैसा कार्य करता है तो कहेंगे कि एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह मानव नेत्र जो है फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है और प्रत्येक कैमरा का अपना मेगापिक्सल होता है। तो पूछा जाए कि मानव नेत्र जो है फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है तो यह जो कैमरा है कितना मेगापिक्सल का होता है तो कह देंगे 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, इससे बेसिक बातें हैं, सभी लोग जानते होंगे। आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि मानव नेत्र के जो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो आगे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/10 सेकंड, बी में दिया हुआ है 1/16 सेकंड, सी में दिया हुआ है 1/6 सेकंड और डी में दिया है 1/18 सेकंड। ठीक है, अस्थायित्व जो है ये सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 1/16 सेकंड। और पूछा जाए कि ध्वनि का अस्थायित्व कितना होता है तो ध्वनि का अस्थायित्व 1/10 सेकंड होता है। ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, जान लेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो प्रिज्म के एक भाग की मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ। ये आपका प्रिज्म हो गया और आपने क्या किया कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर के गुजारा। प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे तो गुजारने के फलस्वरूप ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना है इसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण क्या है तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो गुजरने के फलस्वरूप वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है। बंट जाने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपित वर्ण को क्या करेंगे कि एक स्क्रीन पर प्राप्त कर लेंगे। स्क्रीन बोले तो पर्दा, एक पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे। पर्दा पर प्राप्त करने के बाद एक रंगीन पट्टी मिलेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रंगीन पट्टी मिल रही, जिस रंगीन पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम कुछ इस प्रकार होता है, VIB GYOR। मतलब V फॉर हम कह देंगे वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड होता है। मतलब कि सबसे नीचे जो है वायलेट है, यानी कि इसको हम कह देंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इसमें हमने देखा कि सबसे नीचे जो वर्ण है वह बैगनी है। सबसे नीचे कौन सा रंग है, बैगनी है। और सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रंग है तो लाल है। कारण कि बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन सबसे ज्यादा होने के कारण बैगनी सबसे नीचे हो जाती है और लाल का विचलन सबसे कम होता है जिस कारण से सबसे ऊपर होता है। दूसरी बात, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से देखें तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिस कारण से लाल में विचलन नहीं होता है, कम होता है। ठीक है,
लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण लाल में कम विचलन होता है, जिस कारण से सबसे ऊपर है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, जिस कारण से इसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखेंगे, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसमें विचलन कम होता है, और जिसमें विचलन ज्यादा होता है उसका तरंग दैर्ध्य समझिए कि कम होता है। ठीक है, तो इसे आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, विविग्योर या बैजानी हपी नाला। विविग्योर कह सकते हैं या बैजानी हपी नाला। यहां हमने दे दिया ए में पीला, बी में लाल, सी में हरा और डी में नारंगी। ठीक है, संतरा नारंगी। पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सबसे ऊपर लाल है, यानी कि तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा है, मतलब कि विचलन कम है, तो विचलन कम वाला कौन हो गया, इसमें लाल हो गया। तो आप आसानी से लाल की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि लाल न रहे, लाल के बदले में यहाँ पे क्या दे दिया जाए, नारंगी दे दिया जाए, और यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि पीला नीला, नीला दे दीजिए यहाँ पे। पूछा जाए कि बताइए कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, तो आप तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका पढ़े हैं, लाल का पढ़े हैं, और ऑप्शन में लाल नहीं है, तो लाल का बाद देखिएगा कौन आ रहा है, तो ऑरेंज आ रहा है, यानी कि नारंगी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे कम होता है, तो इसमें बैगनी होता है, और ऑप्शन में बैगनी है ही नहीं। बैगनी हो तो आप तो बैगनी मार देंगे, लेकिन बैगनी न हो तो क्या करेंगे, तो इसके खातिर देखेंगे कि बैगनी के ऊपर कौन है। ठीक है, तो जामुनी, जामुनी भी इसमें नहीं है। इसके बाद नीला, जामुनी के बाद क्या हो गया, ब्लू यानी कि नीला। तो सबसे अधिक विचलन इस चारों वर्ण में नीला का है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वर्णों को क्रमानुसार सजा लेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, किस रंग के किरण का झुकाव, किरण का झुकाव आप देख रहे हैं ना, झुकाव यानी कि विचलन सबसे ज्यादा किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाल, बी में दिया है हरा, सी में दिया है पीला और डी में दिया है बैगनी। समझ रहे हैं, बैगनी सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, तो झुकाव यानी सबसे नीचे क्या है, वायलेट यानी बैगनी। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। लेकिन बैगनी ना हो तब क्या करेंगे, तो देखेंगे बैगनी के बाद नीचे से कौन है, उसका झुकाव सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखना होगा, और ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन को हल कर पाएंगे आप, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा कि ये स्पेक्ट्रम है, रंगीन पट्टी जो है, इसी को हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रम कहा, और इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक यंत्र चाहिए था, जिसका उपयोग हम लोग किए हैं। इस यंत्र का नाम क्या है, तो प्रिज्म। ऑप्शन नंबर एक है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, और अगला अंतिम प्रिज्म दिया है। तो सही उत्तर क्या बताएंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट नहीं देख सकता यानी दूर देख सकता है, तो जो दूर देखता है उसको दूर दृष्टि कहते हैं। क्लियर, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे, दृष्टि दोष का कुछ क्वेश्चन आगे निकाल लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है तो कौन सा, तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि। दूर दृष्टि दोष में दूर देखता है लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। शुरू में ही मैंने चर्चा कर दिया था कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। तो जब आप मानव नेत्र के मुख्य भाग की चर्चा किए थे, उसमें स्पष्ट रूप से बताया जा चुका था कि प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, जो सबसे पीछे भाग होता है। मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला पीछे वाला भाग होता है। तो ऑप्शन में ये दिया है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना और पुतली, तो इसका सही उत्तर होता है रेटिना। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस है लेकिन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। ठीक है,
तो फोकस दूरी का प्रयोग करके भिन्न भिन्न दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करता है, वह घटना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन 1 में दिया है दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, बी में दिया है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, सी में दिया है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, दीर्घ दृष्टि समझ रहे हैं ना, ये एक नेत्र का दोष है, लेंस से संबंधित दोष है। निकट दृष्टि भी लेंस से संबंधित दोष है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, इसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है। इसमें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, इसमें क्या होता है दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। फोकस दूरी का प्रयोग करके वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्रिया जो है डिपेंडेंट किस पे होती है? उस कैपेसिटी को क्या कहेंगे हम लोग? समंजन क्षमता। तो क्वेश्चन है कि नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहलाता है या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका समंजन क्षमता। ऑप्शन इससे बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, आगे दिया है कि दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ देख सकती है। अभी चर्चा किया था, दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि कह सकते हैं। साफ साफ किसको देख सकती है? ऑप्शन 1 है दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, निकट की वस्तु को और बड़ी वस्तु को। छोटी वस्तु बड़ी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, इसका ऑप्शन व्यर्थ है ये। दूर की वस्तु को कि निकट की वस्तु को। तो दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि यानी दूर दिखता है लेकिन नजदीक नहीं दिखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। और जस्ट उल्टा हो जाएगा, निकट दृष्टि में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीजों को ठीक से। दूसरा ऑप्शन है किसी किसी चीज को ठीक से, दूर की चीजों को अच्छी तरह से और निकट की वस्तुओं को अच्छी तरीके से। पहला दूसरा ऑप्शन तो व्यर्थ है। तीसरा ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो दूर की वस्तु को जो अच्छी तरह से देखता है उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। और निकट की वस्तु को जो दिखता है देखता है वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो सही उत्तर इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा कि निकट की वस्तु को अच्छी तरीके से देखता है। अगला दिया है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने क्या चर्चा किया था? मीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आंख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। दर्पण तो है नहीं, लेंस की बात किया। मैंने पहले ही बताया था कि मानव नेत्र जो है प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की तरह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, उत्तल लेंस की तरह। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, बच्चा बच्चा जानता है और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आगे भी अनेकों बार पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर और चौथा दिया है 25 सेंटीमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मानव नेत्र में तो अनेक प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन लेंस से संबंधित जो होता है वो निकट दृष्टि, दूर कहिए या दीर्घ कहिए, ठीक है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, और चौथा होता है अबिंदुकता। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, इसमें होता है दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखती है। इसमें होता क्या है कि न तो स्पष्ट रूप से नजदीक की वस्तु दिखती है और ना ही दूर की वस्तु। जरा दूरदर्शिता, जरा जरा देख पाता है, पूरा नहीं देख पाता। अबिंदुकता में होता है कि क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर गायब और ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज गायब। ठीक है, तो इसके निवारण के खातिर हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके निवारण के खातिर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस लिखिएगा ध्यान से।
अगर लेंस नहीं लिखेगा तो दर्पण लिख दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा, दर्पण नहीं लेंस। जरा दूरदर्शिता, जरा नजदीक देखता है और जरा दूर भी देखता है, यानी कि न तो स्पष्ट नजदीक देख पाता है और ना ही दूर देख पाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक ही चश्मे में दोनों लेंस का उपयोग कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस लगा होता है, और दूर दूर दृष्टि दोष को दूर करना होता है तो इसके खातिर उत्तल लेंस लगाया होता है। तो अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से मिलकर बना हुआ लेंस जो होता है ना, उसको हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइफोकल। ठीक है, बाइफोकल लेंस। ठीक है। और अंतिम जो है अबिंदुकता, मैंने बताया था कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। ट्रिक के रूप में याद करना होता है। ये तो जरा दूरदर्शिता जरा जरा दोनों देखता है तो बाइफोकल आप जानते होंगे, द्विफोकसी इसको कह सकते हैं। अबिंदुकता जो है बेलनाकार लेंस, ये तो इसमें कहीं डाउट होने वाली नहीं है। डाउट होता है किसमें? तो निकट दृष्टि वाला में और दूर दृष्टि वाला में। तो निकट कहिएगा, कह के देखिए तो कौन सा स्वर का उच्चारण ज्यादा हो रहा है? निकट अ, और दूर इसमें कौन सा? उ। तो इसके खातिर अधिक कौन से स्वर का उच्चारण हुआ? तो अ का। तो अ से क्या होता है? अवतल लेंस। दूर उ, सर्वाधिक उच्चारण किसका हो रहा है? उ, और उ से क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। दूसरे तरीके से आप याद कर सकते हैं। निकट 3 अक्षर का है, बड़ा नाम दूर 2 अक्षर का है, तो बड़ा नाम के लिए बड़ा नाम वाला लेंस अवतल 4 अक्षर का, और छोटे नाम के लिए छोटा नाम वाला लेंस। ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है आपका स्वर, निकट दूर ऐसे याद कर लेंगे। अ, अवतल, उ, उत्तल। ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। अब इतना जान जाएंगे आप, इतना ध्यान में रखेंगे तो इससे संबंधित 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आएंगे, चाहे वो लघु उत्तरीय में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, आप स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट अभी बताया था मैंने, अ से क्या होता है? अवतल। अधिकांश यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल किसके लिए जी? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ण आपके बारे में बताया गया था, आप जब पढ़े होंगे तो उसमें एक त्रिभुज बना करके, और त्रिभुज के शीर्षों पे 3 रंग लिखे गए थे, जिसमें एक था नीला, दूसरा हरा और चौथा था, ओ सॉरी, पहला नीला, दूसरा हरा और तीसरा था लाल। हरा, नीला और लाल, ये तीनों रंगों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तीनों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। कभी पूछा जाए प्राथमिक वर्ण कौन है तो क्या कहिएगा? नीला, हरा और लाल। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, तो आप क्या कहेंगे? हरा भी है, नीला भी है और लाल भी है। तो तीनों ऑप्शन तो टिक आउट कीजिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा? चौथा में क्या सीधे लिखा हुआ है? सभी, यानी कि पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सभी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अभी निकट निकट अ से अवतल, यानी कि अवतल लेंस का सही उत्तर आप बता सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया है आपको, पहला दिया है उत्तल लेंस, दूसरा दिया है अवतल लेंस, तीसरा दिया बेलनाकार लेंस और उत्तल एवं अवतल दोनों। ठीक है, उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि के लिए, बेलनाकार जो होता है आपका अबिंदुकता के लिए, और जरा दूरदर्शिता के लिए उत्तल एवं अवतल दोनों से बने लेंस का, दोनों लेंसों से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। सही उत्तर आपका निकट दृष्टि दोष वाला अवतल लेंस हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है कौन सा लेंस? ऑप्शन 1 में है उत्तल, अवतल, बेलनाकार और बाइफोकल, द्विफोकसी। अभी चर्चा किया था मैंने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ध्यान रखेंगे, वर्ण तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी का तरंग दर्द ज्यादा होने के कारण हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, और किसी का तरंग दर्द कम होने के कारण हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। देखते कौन है? तो दृश्य प्रकाश, बीच में जो लिखे गए दिए गए रंग होते हैं।
तो सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे मैंने क्या बताया था, वायलेट। तो रेड से वायलेट के बीच में जो 7 रंग दिए गए थे ना, इन्हीं रंगों को हम लोग स्पष्ट देखते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ये तो प्राथमिक होता है। बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 7। तो सही उत्तर क्या मारिएगा आप, क्या बताइएगा? 7। अगला दिया है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे विचलित होना मतलब सबसे नीचे चले जाना, कौन होता है जी? तो बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है लाल, 2 में है पीला, 3 में है बैंगनी और 4 में है हरा। आप क्या बताएंगे? बैंगनी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो जो सबसे ऊपर है वही ना सबसे कम विचलित होता है, यानी कि क्या होता है जी? सबसे ऊपर लाल। अगर लाल ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे? लाल के नीचे वाला जो पहले मिलेगा उसको चुन लेंगे। ठीक है, अधिक विचलन वाला बैंगनी ना हो तो क्या करेंगे? बैंगनी से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको लिख लेंगे। खैर ऐसा बहुत कम आता है, बट विशेष ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक विचलित, सबसे कम विचलित, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे दिया है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजित को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अपने वही रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन 1 में दिया है विचलन, दोनों में दिया है वर्ण विक्षेपण, सी में दिया है प्रकीर्णन और डी में दिया है अपवर्तन। तो सही उत्तर बी नंबर यानी कि वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण के तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का, जो अनेकों बार चर्चा किया जा चुका है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विचलित हो जाती है, क्यों विभक्त हो जाती है? तो आपको बताया गया था कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना होता है। हालांकि रंग तो उसमें अनेक होते हैं, बट यहाँ विभक्त होता है 7 रंग, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है, अर्थात कहते हैं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको जांचना है सबसे अधिक सबसे कम वाला। तो हल्का और भारी, हाथ में 5 गेंद, 7, 6, 7, 8, 10 गेंद ले लीजिए। एक पतले प्लास्टिक, एक मोटे प्लास्टिक, एक कांच का, एक लोहे का और एक अधिक घनत्व वाले, और भी सभी को आप जब ऊपर उछालेंगे तो देख लेंगे कि जो भारी है वो अधिक दूरी तय किया, और जो हल्का है मतलब सबसे भारी वाले से जो कम हल्का है वो उससे कम, उससे कम, उससे कम, और जो सबसे हल्का है वो जल्दी ही ठहर जाती है, अधिक दूरी तय नहीं करती है। सेम वही क्रम होता है रंग में, जिसका तरंग दैर्ध्य यानी जो भारी होता है सबसे दूर जाता है लाल, और बैंगनी का सबसे कम, अर्थात जो सबसे हल्का होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा आइरिस, परितारिका। ठीक है, किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है? तभी कुछ देर पहले चर्चा किया था मैं कि जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदर्शिता, दोनों कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपका निकट दृष्टि दोष, इसके लिए अवतल लगता है तो है नहीं। दूरदृष्टि दोष, इसके लिए उत्तल लगता है, भी है नहीं। सी में दिया है जरा दूरदृष्टिता, सही उत्तर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद लेंस के कारण नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर। 2 नंबर ऑप्शन है अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन दिया है मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की तरह, कैमरा की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह, और इनमें से सभी की तरह। सही उत्तर हो जाएगा कैमरे की तरह, जो चर्चा किया था, जिसका मेगापिक्सल कितना होता है? 576। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कर्निया और स्वच्छ मंडल। कार्निया, दूसरा है स्वच्छ मंडल। सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है गोलक। गोलक तो समझ रहे हैं, नेत्र की जो गोला होता है वो गोलक है। तो इसका सही उत्तर कार्निया भी है और स्वच्छ मंडल भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी में क्या दिया है? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, तो लगभग गोलाकार होती है। गोलक से तो समझ रहे हैं आप
गोलाकार होती है। नेत्र गोलक का जो व्यास है कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। सही उत्तर याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, ए में दिया है 2.3 सेंटीमीटर, बी में दिया है 2.4 सेंटीमीटर, सी में दिया है 3.3 सेंटीमीटर और डी में दिया है 3.4 सेंटीमीटर। अभी कुछ देर पहले क्या बताया था जी, 2.3, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कार्निया के जस्ट पीछे की जो संरचना होता है उसे परितारिका कहते हैं। जबकि ऑप्शन आपका दिया है 1 नंबर में परितारिका, 2 नंबर में रेटिना, 3 नंबर में स्वच्छमंडल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका परितारिका यानी कि आइरिस। परितारिका नियंत्रण करती है कौन, नेत्र के साइज को, कार्निया के साइज को, रेटिना के साइज को और पुतली के साइज को। तो पूछा जाए कि परितारिका नियंत्रित किसको करती है, तो पुतली के साइज को। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ए में है पुतली, कर्निया, रेटिना और डी में है परितारिका। तो सही उत्तर हो जाएगा पुतली। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहां होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा रेटिना में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेटिना में। जबकि इसका ऑप्शन दिया है रेटिना में, कर्निया में, परितारिका में और पुतली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, रेटिना में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल। अब सोचिएगा कि आंख में विद्युत कहां से आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 है परितारिका, बी में है प्रकाश सुग्राही, सी में है पुतली और डी में है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश सुग्राही। सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश सुग्राही। यानी पूछा जाए विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश सुग्राही। अगला है सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, तो ब्रेन में। कुछ भी आप देखते हैं ना कि वो हमारा जो मानव नेत्र के सबसे पीछे वाला भाग है वो ब्रेन से इंक्लूड होता है, जुड़ा हुआ होता है और ये इन्फॉर्मेशन लेकर के केवल पहुंचा देता है। और इसको रीड कौन करता है, एक्सप्लेन कौन करता है, तो हमारा मस्तिष्क करता है। तो सही उत्तर होगा आपका मस्तिष्क। ऑप्शन देख लीजिए, 1 नंबर में दिया है मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में और कर्निया में। तो इसका सही उत्तर क्या है, मस्तिष्क। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। बी में दिया है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। सी में दिया है क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है और डी में है ए एवं बी दोनों। मतलब ए और बी दोनों जहां सही होगा तो इसके लिए हम डी ऑप्शन लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि मोतियाबिंद में होता क्या है कि एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, जिससे हमारा लेंस क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। दुधिया होने के कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, कारण कि उस वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है पूर्ण रूप से। अर्थात कोई भी वस्तु जो है धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी कि लेंस क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो मतलब कि दुधिया होने के कारण धुंधला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। तो ए और बी सही है, इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या रखा गया है, डी। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आंसर लिखना हो तो आपका ए एंड बी दोनों लिख दीजिएगा। सेलेक्ट करना है, एक आंसर लिखना है तो उसके लिए डी लिखना होगा। ठीक है, चूंकि ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, पीला तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में से एक कोण बनाती है। निर्गत किरण, प्रिज्म में आपने देखा जब डायग्राम में स्केच किया था तो एक प्रकाश की किरण आ रही थी और वो आधार की ओर मुड़ रही थी। आप ध्यान रखेंगे कि जब अपवर्तन होता है तो मोटे भाग की ओर, आधार की ओर झुक जाता है, चाहे लेंस हो या प्रिज्म हो। देखिएगा जो चौला भाग होगा उधर ही वो मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ कि प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण यानी निकलने वाली जो किरण है आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। यानी निकलने वाली जो किरण है ना वह आने वाली किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ऑप्शन दिया है कि विचलन कोण, अविचलन कोण, प्रिज्म कोण और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचलन कोण, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग, सतरंगी, याद रखिएगा, सतरंगी जो है इंद्रधनुष होती है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन दिया है 3, 7, 6, 5। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 7 रंग। सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो प्रिज्म को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूटन ने ही प्रयोग किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने। जबकि ऑप्शन दिया है न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, पाइथागोरस ने और गैलीलियो ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनती है? तो आप जानते होंगे कि सूर्य उदय के समय, जब यानी कि सूर्य जब पूरब की दिशा में हो तो इंद्रधनुष पश्चिम, और सूर्य जब पश्चिम यानी कि शाम में सूर्यास्त होने को रहता है तो पूरब दिशा में, यानी कि जिधर सूर्य रहता है उसके विपरीत। मतलब कि सूर्य की तरफ हम अगर मुंह करते हैं तो हमारे पीठ की ओर इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन दिया है ए में सूर्य के दिशा में, बी में सूर्य के विपरीत दिशा में, सी में दिया है ए एंड बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन इससे संबंधित दिया है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा 2 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। ठीक है, सही उत्तर होगा 2 मिनट। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वह कैसे प्रतीत होती है? तो चपटी। 2 नंबर में दिया है उभड़ी हुई। सी में यानी तीसरा ऑप्शन दिया है ए एवं बी दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ए होगा, यानी कि चपटी दिखाई देती है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है, क्या? वायुमंडल, जलमंडल, जयमंडल और स्थलमंडल। सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों का बना होता है, दृश्य, अदृश्य, टिंडल और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे दृश्य कणों का बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? आप जानते होंगे कि जहां वायुमंडल नहीं होता है वहां से आकाश जो है काला दिखाई देता है। जैसे चांद पे चले जाइए और आकाश को देखिएगा तो काला प्रतीत होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाल, बी में है काला, सी में है नीला और डी में है उजला। तो वायुमंडल नहीं होता है, होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा, काला। ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पे जाने के बाद वायुमंडल आपका समाप्त हो जाता है और वहां से जब आप आकाश को देखेंगे तो वो काला प्रतीत होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नीला, बी में है उजला, सी में है काला, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर यानी कि काला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरा, जहां लाल है वहां खतरा है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल। ऑप्शन दिया है पीला, हरा, नीला और लाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो रक्ताभ यानी कि लाल। कारण कि पूरब दिशा सूर्योदय और पश्चिम दिशा सूर्यास्त, और मान लीजिए आप यहाँ हैं, दोपहर के समय आपसे सूर्य के बीच की दूरी जो है काफी कम हो जाती है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपसे दूरी क्या होती है? काफी अधिक दूर होने के कारण सभी वर्ण आप तक नहीं पहुंच पाता है। वर्ण पहुंचता कौन है? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का होता है। जिस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो क्षितिज है या रंग जो है वो रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। ऑप्शन एक है लाल, बी है बैंगनी, सी है पीला और डी है काला। तो सही उत्तर क्या होगा? लाल। कारण कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपस से सूर्य की दूरी काफी अधिक हो जाती है। अधिक होने के कारण वहां से सभी वर्ण यानी सूर्य से सभी वर्ण आप तक नहीं पहुंच पाता है। पहुंचता कौन है? तो लाल रंग, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर में तो आप देख रहे हैं कि नजदीक हो जाता है, और नजदीक होने का मतलब हुआ कि सभी वर्ण आप तक पहुंच जाता है और सभी वर्ण का मिश्रण जो है बिल्कुल सफेद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत यानी कि सफेद। ऑप्शन है एक में लाल, बी में श्वेत, सी में नीला और डी में जो है बैगनी दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्वेत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड। अगला दिया है किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है?
अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने का जो सिद्धांत है ना, अपवर्तन का सिद्धांत। आप जानते होंगे कि टिमटिमाने का मतलब हुआ कि तारों से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे पास आती है तो अनेक अनेक प्रकार के माध्यमों को पार करके वहां से अपवर्तित होकर के आती है ना। कहीं गर्म हवा यानी कि वायुमंडल की बात करूं तो कहीं ठंडा, तो कहीं का घनत्व ज्यादा तो कहीं का घनत्व कम, लेकिन पारदर्शी होता है। तो अधिक से कम घनत्व या कम से अधिक घनत्व में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो वही विचलित होते हुए हमारे पास आता है। तो पथ से विचलित होने की घटना आप जानते होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, अर्थात ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? अभी अब चर्चा किया था वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कर्निया होता है, रेटिना होता है, परितारिका होता है, पुतली होता है। आपका 4 ऑप्शन है जिसमें सही उत्तर हो जाएगा कर्निया, क्योंकि नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कर्निया होता है। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? एक में है प्रकाश का परावर्तन, 2 में है अपवर्तन, 3 में है विक्षेपण। तो प्रकाश का परावर्तन समझ रहे हैं ना, समतल से या कहीं से कि प्रकाश के टकरा कर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन अभी हमने चर्चा किया है कि एक से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करता है यानी पारदर्शी माध्यम में, तो घनत्व बदलने के कारण यानी ट्रैफिक चेंज होने के कारण वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अगला दिया है वर्ण विक्षेपण। तो बताया था कि प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं या वर्णों को गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, बढ़ जाने की घटना को हम विक्षेपण कहते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 3 वो तो होगा नहीं, चौथे आंसर हो जाएगा। सही उत्तर आपका डी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो सही उत्तर बताएंगे आप। ऑप्शन है लाल, नीला, पीला और नारंगी। तो प्रकीर्णन का जो रंग होता है ना, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा नीला का होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।